गरीब सास बहू की मूंगफली की खेती। एक छोटे से गांव में लाजवंती अपने बीमार बेटे और अपनी बहू के साथ रहा करती थी। लाजवंती का बेटा किशन एक किसान था जो खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन कई दिनों से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। एक दिन वो बिस्तर पर लेटा हुआ खांस रहा होता है। पानी, कोई कोई पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो, पानी। उसकी आवाज़ सुनते ही गायत्री उसके पास आती है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता खुद। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? आप बहुत हिम्मत वाले हो। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां लाजवंती आती है और अपने बेटे की हालत देखकर कहती है, बेटा, तेरे पिता तो मुझे छोड़कर चले गए, अब तू भी मुझे छोड़कर जाएगा क्या? मैं कैसे जीऊंगी बिना अपने बेटे के? माँ, ये तो जिंदगी का दस्तूर है, जो आता है उसे एक दिन तो जाना ही होता है। तू चिंता मत कर बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। अब बेचारी लाजवंती और गायत्री के पास किशन की दवाई के पैसे भी नहीं बच पाए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता, अब हम दोनों क्या करें? किशन जी की दवाई भी खत्म हो गई है। माँ जी, बिना दवाई के इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तू चिंता मत कर बहू, कल मैं मुखिया से कुछ पैसे उधार लाकर किशन की दवाई ले आऊंगी। गायत्री और लाजवंती दोनों सास बहू रात को खाना खाकर सो जाती हैं, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गायत्री किशन को नाश्ता देने जाती है। चलिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। गायत्री 2 से 3 बार किशन को आवाज लगाती है, जिसके बाद वो उसे हिलाकर देखती है, लेकिन फिर भी किशन उठता ही नहीं है, जिसके चलते गायत्री को यह समझने में देरी नहीं लगती कि उसका पति अब उसे छोड़कर चला गया है। उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट जमीन पर गिर जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी लाजवंती घबराते हुए किशन के कमरे में आती है। अरे बहू, क्या हो गया? तू क्यों इस तरह रो रही है? गायत्री लाजवंती को किशन के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही लाजवंती भी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर किशन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके मरने के बाद उनके ऊपर और भी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अरे माँ जी, अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? जब मेरा बेटा था तो खेती बाड़ी करके घर का खर्चा निकल जाता था, लेकिन अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। हम दोनों औरत हैं, हम क्या ही कर सकती हैं? जिन औरतों के हौसले की बुनियाद मजबूत होती है वो कुछ भी कर सकती है। माँ जी, क्यों ना हम किशन जी की खेती पर ही खेती बाड़ी करना शुरू कर दें। लेकिन बहू, हम किस चीज की खेती बाड़ी करेंगे? और हमें तो खेती बाड़ी करनी भी नहीं आती। अरे माँ जी, हम मूंगफली की खेती बाड़ी करेंगे। मूंगफली की खेती करने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। ठंड समझो आ ही गई, और आपको तो पता ही है ठंड आते ही लोग मूंगफलियां कितनी खरीदते हैं। तुम सही कहती हो बहू, हमें मूंगफली की खेती करनी चाहिए। उस दिन के बाद से गायत्री और लाजवंती दोनों सास बहू मिलकर मूंगफली की खेती करना शुरू कर देती हैं। बेचारी गायत्री दिन रात खेती में खूब मेहनत करती, जिसके चलते उसकी मूंगफली की खेती बहुत अच्छी होती है। कल मैं इन मूंगफलियों को तोड़कर शहर ले जाऊंगी और इन्हें बेचूंगी। अब तो बस मुझे कल का इंतजार है। गायत्री खुद से ये सब कहने के बाद वापस अपने घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपने और अपनी सास के लिए खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का मुखिया अपने गुंडों से कहता है, कल गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी को इकट्ठा करके उन्हें शहर लेकर जाएंगे, जिसके बाद ये गांव के सभी व्यक्तियों को अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। लेकिन हमें ये सब होने से रोकना है, तभी तो गांव वाले अपना घर गिरवी रखकर मुझसे कर्जा लेने आएंगे। जाओ, गांव में जाकर छुपकर गांव वालों की खेती बर्बाद कर दो। मुखिया के ये सब कहने के बाद उसके गुंडे गांव में पहुंच जाते हैं और एक एक करके गांव के सभी किसानों की खेती बर्बाद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो सभी गुंडे गायत्री के खेत तक पहुंचते हैं, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। अरे अरे, कौन है ये लोग जो हमारी पूरी खेती को बर्बाद कर रहे हैं? इन्हें पकड़ो, नहीं तो ये और भी लोगों की खेती बर्बाद कर देंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये लोग हमारी खेती बर्बाद करने आए हैं।
गांव के सभी लोग मुखिया के गुंडों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन मुखिया के गुंडे देखते ही देखते वहां से भाग जाते हैं, जिसके चलते गायत्री का मूंगफलियों का खेत बच जाता है। अगले दिन जैसे ही गायत्री अपनी मूंगफलियों के खेत में जाती है, वो अपनी मूंगफलियों की इतनी अच्छी खेती को देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद गायत्री अपनी सास लाजवंती के साथ मिलकर मूंगफली खेती से तोड़ती है और उन्हें शहर में ले जाकर बेचने लगती है। देखते ही देखते शहर में गायत्री की सभी मूंगफलियां बिक जाती है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि हमारी सफलता अच्छे से रंग लेकर आई है। देखो माँ जी, हमारी सभी मूंगफलियां बिक गई है। हाँ बहू, तूने सही कहा, लेकिन तुझे पता है, मुझे सुनने में आया है कि कल रात किसी ने गांव वालों की खेती बर्बाद कर दी है, जिसके चलते कई किसानों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसका मतलब वो लोग फिर से गांव में आ सकते हैं। हमें अपनी खेती का ध्यान रखना होगा, वरना वो लोग हमारी खेती भी बर्बाद कर देंगे। आज से हम लोग खेत में ही सोया करेंगे। दोनों सास बहू रात का खाना खाने के बाद खेतों में ही जाकर सो जाती हैं। वहीं रात के समय मुखिया अपने गुंडों से कहता है, अरे तुम जैसे नालायक मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तुम्हें कितना मैंने समझाया था कि काम को सावधानी पूर्वक अंजाम देना है, लेकिन तुमने वही किया जिस बात का मुझे डर था। तुम लोग ऐसा कर कैसे सकते हो यार। मालिक, मुझे बस एक मौका और दीजिए। मैं आज ही रात जितने भी किसानों की खेती सही सलामत बची है, उन सभी की खेती को बर्बाद करके ही रहूंगा। कालू इतना कहकर अपने कुछ साथियों को गांव में ले आता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग दिन भर की मेहनत करके सो चुके होते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो फिर से लोगों की खेती बर्बाद करना शुरू कर देता है। तभी कालू की नजर गायत्री और लाजवंती की खेती पर पड़ती है। अरे जरा वो तो देखो, वो मूंगफली की खेती तो अभी बची हुई है। चलो पहले उसी को बर्बाद करते हैं। कालू अपने कुछ साथियों के साथ गायत्री और लाजवंती की मूंगफली की खेती में घुस जाता है। जैसे ही गायत्री को थोड़ी सी हलचल महसूस होती है, वो नींद से जाग जाती है। जिसके बाद वो खेतों के चारों तरफ कुछ लोगों को देखती है। वो धीरे से लाजवंती को उठाती है। माँ जी, जरा देखो, वो लोग आ गए। चलो इन्हें आज सबक सिखाते हैं। गायत्री और लाजवंती दोनों लाठियां उठा लेती है, जिसके बाद वो मौका देखते ही मुखिया के गुंडों पर हमला बोल देती है। वो दोनों लाठी से मार मारकर सभी गुंडों को एक पेड़ से बांध देती, गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं। देखा गांव वालों, ये मुखिया के गुंडे हैं जो हमारी खेती को बर्बाद करने आए हैं। मुखिया अपने गुंडों को भेजकर हर साल हमारी खेती बर्बाद करवा देता है, जिसके चलते हम गरीब लोगों को उससे उधार लेना पड़ता है और उधार के चलते वो गरीबों को लूट लेता है। गायत्री बहन, तुम सही कहती हो। इस मुखिया ने कई किसानों की जिंदगी बर्बाद की है। कल इन गुंडों ने हमारे खेत खराब कर दिए थे। आज मेरे पति ने फांसी लगा ली, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कर्ज वालों का कर्ज चुका सके। हम लोगों को मिलकर मुखिया को इस गांव से बाहर निकलवाना होगा, जिसके बाद इस गांव का कोई भी किसान फांसी लगाकर नहीं मरेगा और ना ही ये गांव छोड़कर जाएगा। गायत्री गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर मुखिया और उसके गुंडों को गांव से बाहर निकलवा देती है, जिसके बाद उस गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं गायत्री और लाजवंती की मूंगफलियों का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है, जिसके चलते वो अपना एक मूंगफली का बिजनेस खोलते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूलपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी माँ माधुरी अपनी बेटी पल्लवी के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। पल्लवी काफी होशियार थी और वो अब शादी के लायक हो गई थी। पल्लवी के पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद पल्लवी अपनी माँ के साथ अकेली रह गई थी। उसकी माँ माधुरी ने अकेले मेहनत करके उसका पालन पोषण किया था। माधुरी बीमार रहने लग गई थी, जिसकी वजह से पल्लवी को अपनी माँ के साथ काम करने बाहर जाना पड़ता था। एक दिन वो दोनों काम करके बहुत थक जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर वापस लौटते हैं। तभी माधुरी कहती है, बेटा पल्लवी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा 2 रोटी बना दे मेरे लिए। ठीक है माँ, मैं अभी बना देती हूँ। ये कहकर पल्लवी किचन में जाकर आटा निकालने जाती है, लेकिन आटे का डिब्बा पूरा खाली होता है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, घर में आटा खत्म हो गया है और गेहूं का डब्बा भी खाली है। ठीक है बेटी, तुम जरा इंतजार करो, मैं लालू की दुकान से थोड़ा राशन लेकर आती हूँ। माधुरी लालू की दुकान पर सामान लेने जाती है।
अरे भाई साहब, 5 किलो आटा और एक दूध ब्रेड दे दो। अरे अम्मा, पहले पिछली उधारी चुकाओ, उसके बाद राशन लेकर जाओ। अरे बेटा, कल मालिक से पैसे लेकर तुझे दे दूंगी। मेरी बेटी घर पर भूखी है, आज मुझे राशन दे दे। जब तक मुझे पहला पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं राशन का एक दाना भी नहीं दूंगा। बहुत खा लिया तुमने मुफ्त का। माधुरी लालू के आगे कई बार गिड़गिड़ाती है, लेकिन लालू उसकी एक नहीं सुनता और उसे ललकार कर अपनी दुकान से भगा देता है और बेचारी माधुरी रोते हुए वापस घर पर आ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस किस्मत का खेल है। आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते ना, तो शायद हमारी ये हाल ना होते। उस रात माधुरी अपनी बेटी पल्लवी के साथ भूखे पेट ही सो जाती है, जिसके बाद माधुरी को एक सपना आता है जिसमें उसका स्वर्गीय पति राजेश उससे कहता है, माधुरी, तुम रो क्यों रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अजी अब मैं क्या बताऊं, हमारी एक ही तो बिटिया है। मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाती कि उसे एक वक्त का अच्छे से खाना खिला सकूं, और मुझे उसकी शादी की भी चिंता होती है। माधुरी, तुम उदास मत हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये 3 जादुई तवा और चूल्हा लेकर आया हूं। अब ये 3 जादुई तवा और चूल्हा हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे। बस तुम तीनों चूल्हों पर जादुई तवा रखना, उसके बाद आटे की लोई से रोटी बनाकर तीनों जादुई तवे के चूल्हों पर रख देना। उसके बाद ये जादुई तवा चूल्हा अपना जादू दिखाएगा। अगले दिन जब माधुरी की नींद खुलती है तो उसे अपने सपने में आए पति की बात याद आती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर देखती है। उसकी रसोई में वही 3 जादुई तवे के साथ चूल्हे रखे होते हैं। अरे, ये तो हकीकत में 3 जादुई तवे वाले चूल्हे हैं जो मैंने अपने सपने में देखे थे। लेकिन हमारे घर में तो आटा ही नहीं है। अब मैं इनके ऊपर रोटी कैसे रखूं? एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़ा आटा मांग लेती हूँ। बेचारी माधुरी पड़ोस की काकी के पास जाती है और कहती है, काकी, घर में आटा नहीं है। मेरी बच्ची बेचारी कल रात से भूखी है, थोड़ा आटा दे दो। हाँ माधुरी, तुम यहीं रुको, मैं आटा लेकर आती हूँ। काकी एक बर्तन में आटा लेकर आती हैं और लाकर माधुरी को दे देती हैं, जिसके बाद माधुरी उस आटे की 3 रोटियां बनाती है। जैसे ही माधुरी तीनों जादुई तवे चूल्हे पर रखती है, वो तीनों चूल्हे सोने, पैसे और हीरे में बदल जाते हैं। अरे, ये तो सच में जादुई तवा चूल्हे हैं। तभी वहां पल्लवी आती है और जादुई सोने, पैसे और हीरे के तवे चूल्हे को देखकर अपनी माँ माधुरी से कहती है, माँ, ये सोने, पैसे और हीरे के तवे चूल्हे कहाँ से आए? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, फिर अचानक ये सब? पल्लवी के पूछने के बाद माधुरी उसे अपने सपने के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटियां मिलकर तीनों जादुई तवे पर आटे से बनी रोटियां डालती हैं। रोटी डालते ही सोने का तवा चूल्हा सोने की रोटी निकालने लगता है, पैसों का तवा चूल्हा पैसों की रोटी निकालने लगता है और हीरों का तवा चूल्हा हीरों की रोटियां निकालने लगता है। ये देख पल्लवी अपनी माँ माधुरी से कहती है, माँ, देखो कितना सारा पैसा है, अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटी, अब हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माधुरी उन सोने, पैसे और हीरों से अपने ऊपर का सारा कर्जा उतार देती है और एक अच्छा सा मकान लेकर उसमें राशन का सारा सामान डलवा देती है। भगवान की दुआ से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करूंगी और बहुत धूमधाम से करूंगी। ये सोचकर माधुरी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढती है और उसका रिश्ता कर देती है। दोनों परिवारों में रस्में शुरू हो जाती हैं और जैसे ही शादी वाला दिन आता है, माधुरी तीनों जादुई तवा चूल्हे के पास जाती है। अब जब मैं इतनी अमीर हूँ तो मैं अपनी बेटी को उसकी शादी वाले दिन पैसा, सोना और हीरे में तोलना चाहती हूँ और उन पैसों को गरीबों में बांट दूंगी। ये सोचकर माधुरी तीनों जादुई तवा चूल्हे पर तवा रखती है, जिसके बाद वे तीनों जादुई तवा चूल्हा अपना रूप बदल लेते हैं। पहला चूल्हा सोने का हो जाता है, दूसरा पैसों में और तीसरा हीरों का चूल्हा बन जाता है
और तीनों में से सोना, हीरा और पैसों की रोटियां निकलने लगती हैं। जिसके बाद माधुरी अपनी बेटी पल्लवी को एक तराजू में बिठा देती है और एक तरफ सोना, पैसे, हीरे वाली रोटियां रख देती है। सोना, पैसे, हीरे पल्लवी के वजन से बहुत ज्यादा होते हैं, जिसे देखकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और उन सब को ले जाकर गांव के गरीब लोगों में बांट देती है। ये देख माधुरी का भाई मोहन अपने मन ही मन सोचता है, अरे ये माधुरी इतनी अमीर कैसे हो गई? आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहां से? मुझे इसका पता लगाना होगा। उस रात मोहन चुपके से माधुरी के घर जाता है और वो खिड़की से झांक के माधुरी को देखता है, जहां माधुरी 3 कच्ची रोटियां बनाती है और उन्हें प्रत्येक तवे पर डाल देती है। जिसके बाद सोने का चूल्हा सोने की रोटियां देने लगता है, पैसों का चूल्हा पैसे की रोटी और हीरे का चूल्हा हीरे की रोटी देने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। माधुरी के पास 3 जादुई तवा चूल्हे हैं, लेकिन अब इन तीनों चूल्हों को तो मैं चुरा लूंगा और फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह माधुरी भी मेरे सामने कुछ नहीं होगी। ये सोचकर वो चोरी करने के लिए जाता है। जैसे ही वो पहला चूल्हा उठाता है, वो वहां से गायब हो जाता है। ऐसे ही दूसरा चूल्हा उठाने पर वो भी गायब हो जाता है। अरे, ये चूल्हे गायब क्यों हो रहे हैं? जैसे वो तीसरा चूल्हा उठाता है, उसके हाथ जलने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या? मेरे हाथ तो जल रहे हैं। लगता है मेरे लालच का नतीजा है। हे भगवान, मुझे माफ करो, मैं आइंदा कभी लालच नहीं करूंगा। जैसे ही मोहन को अपनी गलती का पछतावा होता है, उसके हाथों की आग अपने आप बुझ जाती है और वो वहां से चला जाता है। अरे बहू, कहाँ है तू? तेरी नींद नहीं खुली है क्या अभी तक? अरे मुझे नहीं पता, सूरज सिर पर चढ़ाया है। अरे उठ जा कलमुही। अरे माँ जी, आप तो सोने भी नहीं देती हो। अरे थोड़ा तो मेरे बारे में सोच लिया करो, आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। अच्छा, तुझे नींद प्यारी है और काम को यहाँ आकर कौन करेगा? तू जानती है ना, आजकल गांव में कितने हाथी घूम रहे हैं। अगर एक भी हाथी हमारे केलों के बगीचे में पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे हाँ माँ जी, ठीक है, मैंने आपको कहा है कि आप चली जाया करो। जल्दी केलों के बगीचे में आप हो आओ। मेरी बात तो आप सुनती नहीं हो। भला अब मैं और क्या करूं? अरे कैसी बहू है मेरी, कितनी आलसी हो तुम। जरा तो सोचो, अगर ये केले के बगीचे नहीं होते तो क्या तुम ये सुख की जिंदगी जी पाती कभी? ओहो माँ जी, आप पीछा नहीं छोड़ोगी। चलो चलते हैं बगीचे में। ममता की बहू तारा बहुत आलसी थी। उसका किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो हमेशा काम से बचा करती थी, जिसकी वजह से वो अपनी सास से बहुत सुना भी करती थी। दोनों सास बहू अपने केले के बगीचे में जाती हैं और वहां से पके हुए केलों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए निकल जाती हैं। केले ले लो केले, केले ले लो केले, 40 के 12 केले, केले ले लो केले। आओ आओ, केले ले लो केले। दोनों सास बहू केले बेचने बाजार में जाती हैं और शाम को सारे केले बेचकर घर को लौटती हैं। ऐसे ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। एक दिन रात के समय ममता अपने घर में सो रही होती है कि तभी अचानक से उसे अपने केलों के बगीचे से अजीब सी हलचल महसूस होती है, जिसे सुनकर वो अपनी बहू तारा को आवाज लगाने लगती है। तारा, तारा कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। देखो, लगता है केले के बगीचे में कोई घुस आया है। कई बार आवाज लगाने के बाद भी तारा उसकी आवाज नहीं सुनती और वो सोती रहती है। जिसके बाद ममता अकेले ही केले के बगीचे को देखने के लिए चली आती है। अरे पता नहीं कैसी बहू है, मेरी तो आवाज लगाने पर भी एक नहीं सुनती। मुझे ही जाकर देखना होगा कि केले के बगीचे में आखिर कौन घुस आया है। ममता खुद ही जाकर केले के बगीचे में देखने लगती है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कोई वहम हो गया है। एक काम करती हूँ, वापस चली जाती हूँ। बेकार में नींद खराब कर ली मैंने अपनी। ऐसा सोचकर ममता वापस सोने चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, ममता और तारा अपने केले के बगीचे में केले तोड़ने के लिए आती हैं।
लेकिन उनके केले का बगीचा पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। यहाँ तक कि सारे केले भी गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो केले के बगीचे के अंदर कोई तूफान आ गया हो। ये सब देखकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? ऐसे हमारा पूरा बगीचा तहस नहस हो गया। अरे माँ जी, मुझे तो लगता है कि ये किसी दुश्मन ने किया है। अरे हमारे गांव में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मेरा कोई भी नहीं बुरा कर सकता। हमारे साथ भला कोई ऐसा क्यों करेगा? माँ जी, लेकिन जब आपने किसी का बुरा सोचा ही नहीं तो कोई आपके साथ इतना बुरा कैसा कर सकता है? एक काम करते हैं, हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं ताकि हमें उस इंसान का पता लगे जिसने ये सब किया है। बेचारी ममता बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अरे बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास रोटी खाने का रोजगार बस यही तो था। अब हम लोग कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालेंगे? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? हम दोनों मिलकर दोबारा से केले की खेती का काम शुरू करेंगे। अरे बहू, कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। बिना पैसों के हम लोग खेती दोबारा शुरू कैसे करेंगे? माँ, हम लोग पैसा उधार ले लेते हैं। लेकिन हमें पैसा कौन देगा? हमारे गांव का एक साहूकार है। वो गांव के लोगों को उनके खेत गिरवी रखने पर पैसा देता है। हम भी अपना खेत गिरवी रख देते हैं। अरे बहू, कहीं वो हमारे खेत हड़प ना ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है माँ जी, वो अच्छा आदमी है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। आप मेरा विश्वास कीजिए। ममता तारा का विश्वास करके अपने गांव के साहूकार के पास जाती है, जिसके बाद वो साहूकार को अपने खेत की जमीन गिरवी रख देती है, जिसके बदले साहूकार उन्हें पैसा दे देता है। उसके बाद वो उस पैसे से केले की खेती शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में ममता और तारा केले की खेती में काम अच्छे से शुरू कर देती हैं। लगभग कुछ महीने में केले की खेती बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद अपने केले की खेती से केले तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने के लिए जा ही रही होती हैं कि तभी अचानक से साहूकार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, अरे अरे, कहाँ जा रही हो? साहूकार जी, हम लोग अपने केले के खेत से केले ले जाकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। अरे अब ये केले का बगीचा तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दे दी और तुमने पेपर पर साइन कर दिया था। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, चाहे तो ये पेपर देख लो। साहूकार जी, हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या पता पेपर में क्या लिखा है। लेकिन ये खेत हमारा है, आप हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें इतना पैसा बेवजह ही दे दिया है? अरे ये तो मेरा पुराना खेल है, मैं लोगों के साथ ऐसा ही करता हूँ। इस बार तुम्हारा नंबर था, मैंने तुम्हारी जमीन भी हड़प ली और तुम्हारा पैसा भी। अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम दोनों का वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, हमने बहुत ही मेहनत करके अपने केले के बगीचे को दोबारा से बनाया है। दिन रात एक करके हमने इसके अंदर मेहनत की है। हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए। मैं किसी पर कोई भी रहम नहीं करता। अब जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे गुंडे तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तारा ने अपने साथ ममता के साथ मिलकर केले के बगीचे में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जैसे मानो केले के बगीचे से उसकी आत्मा जुड़ी हो। तारा साहूकार के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है और रोने लगती है, लेकिन साहूकार उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो अपनी सास ममता से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि ये साहूकार इतना कमीना निकलेगा। मुझे तो इसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी साहूकार अपने गुंडों को इशारा कर देता है, जिसके बाद साहूकार के गुंडे ममता और तारा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और साहूकार के सभी गुंडों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। यहाँ तक कि साहूकार के हाथों में हथकड़ी भी लगा देती है। तभी ममता कहती है, तुझे क्या लगा था कि हम दूध पीते बच्चे हैं? अरे मैं तो पहले ही तेरे बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन अगर तुझे ऐसे ही छोड़ देती तो पता नहीं तू और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करता। इसीलिए मैंने
सही समय आने का इंतजार किया और समय रहते पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब जा और जेल की चक्की के अंदर आटा पीस, वही तेरी आगे की जिंदगी काटने वाली जगह है। ममता तुरंत साहूकार और उसके गुंडों को गिरफ्तार करवा देती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। अब ममता और तारा दोनों अपनी जमीन पर केले की खेती अच्छे से करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। अरे बहू, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, राशन खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या खाएंगे? दादी माँ, जब से पिताजी गए हैं तब से हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कभी हम लोग खाना खाते हैं तो कभी नहीं खाते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा दादी माँ? अरे मेरी बेटी, मैं नहीं जानती, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी दादी माँ और तेरी माँ अभी जिंदा हैं। हम दोनों तुझे भूखा नहीं रहने देंगे। अरे अंजलि, कुछ तो सोचो। अपनी सास की बात सुनने के बाद अंजलि कहती है, माँ जी, अब हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे हाथ पर हाथ धरकर हम कब तक बैठे रहेंगे? करे तो करे क्या, मेरा बेटा इस दुनिया में रहा नहीं, तुम विधवा हो गई। अरे मेरा बेटा कम से कम खेती बाड़ी करके कुछ तो कमा लिया करता था, अब हम दोनों आखिर करे तो करे क्या? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? हमें कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। वैसे गन्नों की खेती का समय आ रहा है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मिलकर कैलाश जी के खेत में खेती करना शुरू कर दें। लेकिन बहू, तू जानती है ना, हम दोनों औरतें हैं, आखिर हम अकेले खेती कैसे करेंगे? माँ जी, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर हम गन्ने की खेती कर पाएंगे। वैसे बहू, तुम बिल्कुल सही कहती हो, कल से ही हम गन्ने की खेती में मेहनत करना शुरू करेंगे। मेरे कुछ जेवर रखे हैं, उन्हें बेचकर हम खाद का सामान ले आएंगे। दोनों सास बहू अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है सोने के जेवर बेचकर खाद ले आती हैं, जिसके बाद वो दोनों कैलाश के खेत में जाकर खेती बाड़ी करना शुरू कर देती हैं। अंजलि की एक बेटी भी थी। अंजलि खेती बाड़ी के साथ साथ उसकी देखभाल भी करती थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को वो अपनी सास और अपनी बेटी के साथ वापस घर की तरफ लौटने लगती है। हमें इसी प्रकार अच्छे से मेहनत करनी होगी ताकि आने वाली फसल हमारी अच्छी हो। तुम सही कहती हो बहू, आगे अनन्या की पढ़ाई भी करवानी है, उसके लिए भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम खेती बाड़ी करते रहेंगे तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुछ ही समय के अंदर उनकी गन्ने की खेती अच्छी खासी उठने लगती है। खेत में चारों तरफ ताजे भरे हरे गन्ने दिखाई देते हैं, लेकिन गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था, जिसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अरे इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बार मेरी गन्नों की खेती नहीं हो पाई। ऊपर से ये दोनों औरत होने के बाद भी इतनी अच्छी गन्ने की खेती कैसे कर सकती हैं? मैं इनकी खेती बर्बाद कर दूंगा। हरिया गुस्से में आकर अंजलि और किशोरी की खेती में कीटनाशक की दवाई छोड़ देता है, जिसके चलते एक ही रात में उनके गन्ने की खेती बिल्कुल सड़ जाती है। अगले दिन जैसे वो दोनों ये सब देखती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत की थी, कड़ी मेहनत के बाद तो हमारी फसल उगी थी, फिर एक ही रात में हमारी पूरी खेती कैसे बर्बाद हो गई? किशोरी और अंजलि दोनों रोने लगती हैं। तभी अंजलि कहती है, इतनी मेहनत के बाद में मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा से मेहनत करूंगी। अंजलि खेत में जाकर सड़े गले गन्ने की खेती को काटने लगती है। जैसे वो पहला गन्ना काटती है, वो गन्ना सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या? ये गन्ना तो सोने में बदल गया। माँ जी, जरा यहाँ पर आइए, ये देखिए, जो गन्ना मैंने काटा है वो सोने में बदल गया। किशोरी ये सब देखकर हैरान रह जाती है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। जिसके बाद दोनों सास बहू एक एक करके कुछ गन्ने काट लेती हैं और सोने के गहने ले जाकर उन्हें बेच देती हैं। लगता है ये ऊपर वाले का चमत्कार है, आज उसी की वजह से हमारी परेशानियां खत्म हुई हैं। अब मैं अपने ही खेत में और गन्ने की खेती करूंगी। उस दिन के बाद से वो जादुई गन्ने के खेत में खेती करती रहती हैं। वो एक तरफ गन्ने की खेती करती तो दूसरी तरफ जो वो गन्ना काटती वो सोने में बदल जाता। कुछ ही समय में उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिसके बाद अंजलि और किशोरी मिलकर अनन्या को स्कूल में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग उन दोनों की तरक्की को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। अब मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये दोनों सास बहू कल तक तो भिखारियों की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी गरीबी चुट्टियों में कैसे मिट गई?
अरे गड़बड़ तो मुझे लग रही है। दरअसल इन दोनों ने गन्ने की खेती करना शुरू कर दिया। जब से ही मैंने देखा है कि इन दोनों को ही परेशानियां दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही हैं। अरे गन्ने की खेती करके ऐसा कौन सा तीर मार दिया इन्होंने? हमें इन दोनों सास बहू के ऊपर नजर रखनी चाहिए। गांव के सभी लोग उस दिन के बाद से उन दोनों सास बहू के ऊपर नजर रखने लगते हैं। एक दिन रात के समय अनन्या को बुखार आ जाता है। सारे पैसे तो मैंने खाद लाने में लगा दिए, अब अनन्या की दवाई कहाँ से लेकर आऊं? एक काम करती हूँ, खेत में जाकर गन्ने काट लेती हूँ। ऐसा सोचकर अंजलि गन्ने के खेत में पहुंच जाती है और गन्ने काटने लगती है। देखते ही देखते वो 2-3 घंटे काट लेती है कि जो सोने में बदल जाते हैं। गांव के कुछ लोग ये सब चुपचाप देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो एक जादुई खेती है और वो भी गन्ने की। इसी वजह से ये इतने अमीर हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। अरे मैं तो कहता हूँ चलो हम भी इस जादुई गन्ने की खेती का फायदा उठाएं। हम भी 2-4 गन्ने काट लेते हैं। इन जादुई गन्ने की खेती की वजह से तो हम सभी माला माल हो जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं। वो सभी गन्नों की खेती में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अंजलि के खेत में से गन्ने काटने लगते हैं। जो गन्ना वो काट रहे थे वो अचानक से सड़े गले और खराब गन्नों में बदल जाते हैं। अरे अरे ये क्या? जो गन्ने हम काट रहे हैं वो तो खराब होते जा रहे हैं, जबकि अंजलि के काटने पर तो सोने के गन्ने हो रहे थे। प्रमोद इतना कह ही रहा था कि तभी गन्ने की खेती से एक आवाज आती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ लालच लेकर आ जाओगे और सोने के गन्ने तुम्हें मिल जाएंगे? अरे तुम लालचियों के लिए ये जादुई खेती बनाई नहीं गई है। इस जादुई गन्ने की खेती का असली हकदार केवल वही है जिसने इसमें मेहनत की है। भूत भूत, यहाँ तो कोई भूत है। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे जल्दी भागो यहाँ से। लगता है उन दोनों सास बहू ने इस जादुई गन्ने की खेती पर कोई जादू टोना किया है। ऐसा कहकर वो वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने कैलाश की आत्मा प्रकट होती है। इन्होंने उस खेत पर कोई जादू टोना नहीं किया है। ये खेत एक देवी माता का है और उन दोनों ने इस पर बहुत मेहनत की है। इसलिए वरदान में देवी माँ ने उन्हें जादुई गन्ने का खेत दिया है। इस पर केवल उन्हीं का अधिकार है और तुम लोग लालच में आकर यहाँ आ गए। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दो। हमें सोने का लालच हो गया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए। आज के बाद हम कभी कोई लालच नहीं करेंगे। ये हमारी आखिरी गलती समझकर हमें छोड़ दो। कैलाश गांव के सभी लोगों को वहां से जाने देता है, जिसके बाद कैलाश की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अक्सर कैलाश की आत्मा जादुई गन्ने की खेती की रक्षा किया करती थी और उसे लालची लोगों से बचाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और किशोरी को भी कभी भी गन्ने की खेती से कोई मदद चाहिए होती तो वो जादुई गन्ने की खेती से गन्ने काट कर ले जाती। वो गन्ने सोने में बदल जाते, जिससे उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब अंजलि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मदनलाल का सब्जियों का खेत था। उसने मौसम के हिसाब से तोरई, बैंगन, भिंडी, कद्दू सब कुछ उगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा उसके खेत में भिंडी थी, जिसे देखकर वो कहता है, अरे वाह वाह वाह, खेत में तो सबसे ज्यादा भिंडी की उपज हुई है और इसका सीजन भी है। अब तो मैं महंगा महंगा बेचूंगा, बड़ी मोटी कमाई होगी मेरी। उसी दिन शाम मदन मंडी के लोगों से महंगी भिंडी का दाम तय करके वापस खेत में भिंडी तोड़ने जाता है तो देखता है कि उसके खेत में एक भी भिंडी नहीं है। ये देखकर वो बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अरे मेरे खेत की सारी भिंडियां कहाँ गईं? मदनलाल अपनी भिंडियों को पूरे खेत में देखता है। वहां खेत के सबसे अंत में एक चुड़ैल भिंडी तोड़कर टोकरी में रखकर कहती है, मदनलाल, धीरे धीरे तेरी सारी भिंडियों को मैं गायब कर दूंगी, जिसके बाद तू किसी को महंगा बेच ही नहीं पाएगा। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने ऊपर। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके खेत से सारी भिंडी ले जाती है। फिर चुपके से गांव वालों के दरवाजे पर थोड़ी थोड़ी भिंडी रख दिया करती थी, जिससे वो गांव वाले एक टाइम की अपनी भूख मिटा पाते थे। शीला सुबह उठकर अपना दरवाजा खोलती है कि उसे कुछ भिंडी अपने दरवाजे पर दिखती हैं, जिसे वो हाथ में लेकर कहती है, अरे ये इतनी सारी भिंडियां यहाँ किसने रखी हैं? और ये तो बहुत महंगी भी है। अरे होगा कोई, हमें क्या, जिसने हमें भिंडियां दे दी। पर कौन रमन? अरे भाग्यवान, तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? ठीक है, तो आज मैं खाने में मसाला भिंडी बना लेती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना?
जल्दी बनाओ शीला, अब तो मेरे मुंह में पानी आ गया है मसाला भिंडी का नाम सुनकर ही। शीला मसाला भिंडी बनाकर रमन को खिला देती है। दोनों बड़े ही चाव से खाते हैं और सिर्फ शीला ही नहीं, गांव के और भी औरतों के दरवाजे पर चुड़ैल ने भिंडी रखी थी। वहीं दूसरी ओर मदन लाल केमिकल खाद से अपनी भिंडियों को जल्दी उगाने की कोशिश करता है, जिससे उसे महंगी भिंडियों को बेचकर ज्यादा मुनाफा हो। कुछ ही हफ्तों में मदन लाल के खेत में भिंडी उग जाती है। तभी मदन लाल कहता है, अरे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी और जल्दी भिंडी उगाई है। अब जल्दी से इसे मैं तोड़ लेता हूँ। मदन लाल, कितना भी तू अपने फायदे के लिए भिंडियों को उगा ले, जो तू चाहता है ना वो तो मैं कभी पूरा होने ही नहीं दूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी उगाई हुई भिंडियों को गायब करती है और ले जाकर फिर किसी गरीब के दरवाजे पर भिंडी रख देती है। आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या मकसद था? क्या चुड़ैल का मदन लाल से कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। अपनी भिंडियों को फिर से गायब देखकर मदन लाल आग बबूला हो जाता है और बार बार भिंडियों की खेती करने के लिए वो केमिकल खाद का प्रयोग करता है, जिस वजह से अच्छी भिंडी नहीं उगती। वहीं चुड़ैल भी उसकी सारी भिंडी को हमेशा की तरह गायब करके लोगों को दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह 5 बजे शीला मंदिर से लौट रही थी तो वो चुड़ैल को अपने दरवाजे पर भिंडी रखते हुए देख लेती है और वो कहती है, इसका मतलब हम गरीब लोगों की मदद ये चुड़ैल कर रही है, पर क्यों? शीला जब तक चुड़ैल के पास पहुंचती है तब तक चुड़ैल चली जाती है। शीला घर घर जाकर चुपके से चुड़ैल के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है, जिससे लोगों के मन में चुड़ैल के प्रति नरम भावना जागृत होती है। अगले दिन मदन लाल अपने खेत में चारों तरफ कांटे के तार से घेरा बना देता है, जिससे उसकी भिंडी कोई ले जा ना सके। लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसकी भिंडियां तोड़कर टोकरी में रखती है। मदन लाल, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस बार भी तेरी भिंडियां ले जाऊंगी। तू मुझे इन तारों से भी नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो भिंडी तोड़ती है कि चुड़ैल की सारी भिंडियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे मदन लाल को चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है। ये देख वो कहता है, अच्छा तो तू है वो चुड़ैल जिसने इतनी टाइम से मेरी भिंडी चुराई हुई है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। तू जो चाहता है वो कर ले, तुझसे डरती नहीं हूँ मैं। चाहे तो अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, हिम्मत है तो रोक। ये बोलकर चुड़ैल उसकी सारी भिंडियां लेकर चली जाती है और मदन लाल कहता है, तुझे तो मैं देख लूंगा चुड़ैल, सारे गांव वालों को अभी बताता हूँ और तांत्रिक भी तुझे ठिकाने लगा ही देगा। ये बोलकर मदन लाल चुड़ैल के बारे में चिल्ला चिल्ला कर सभी गांव वालों को बता देता है। अरे गांव वालों सुन लो, जल्दी आओ। अरे हमारे गांव में एक बहुत बुरी चुड़ैल का साया पड़ गया है, वो तुम सबको जान से मार डालेगी। बच के रहना तुम सब। उसने तो मेरे खेत की सारी भिंडियां चुरा ली, तुम्हारे घर में से सोना चांदी न चुरा ले। सोना चांदी हम पर होगा तब तो वो चुराएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बबीता? वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास आती है क्या वो चुड़ैल? इसके पास नहीं, वो हमारे पास भी आती है, तुम्हारे पास भी आती है। बस फर्क इतना है कि तुम जानती नहीं हो। सच में वो चुड़ैल सबकी मदद करती है, सब गरीब लोगों की मदद किया आज तक उसने। जितने भी तुम भिंडी की सब्जी बनाकर खाती थी ना शौक से, वो सब उस चुड़ैल ने ही हम सबको इसके खेत से लाकर दी है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि दीदी ने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वो चुड़ैल रोज सबके दरवाजे पर भिंडी रखती है, जिससे हम लोग 1-2 टाइम का खाना बनाकर चैन से खा पाए। क्योंकि बाजार में इस मदन लाल ने सारी सब्जियां महंगी जो कर रखी हैं। सच? मुझे माफ कर दो शीला दीदी, मुझे पता नहीं था। फिर तो उस चुड़ैल को हमें मदन लाल से बचाना चाहिए। हाँ बबीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम सब मेरी ऐसी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ और तांत्रिक को बुला कर लाओ। उस चुड़ैल को हमें कैद करवाना होगा। हम नहीं बुलाएंगे तांत्रिक को, समझा तू मदन लाल? इतने में आंधी की तरह चुड़ैल वहां आती है और उसका गला पकड़कर कहती है, क्या बोला तूने? तू मुझे तांत्रिक के हवाले करेगा? जी तो चाहता है तेरी जान ले लूं, जैसे तूने मेरी ली। क्या तुम्हारी जान मदन लाल की वजह से गई? क्या हुआ था हमें भी बताओ। मैं इस मदन लाल के खेत में काम करती थी। भिंडी के सीजन जैसे ही आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसके खेत से कुछ भिंडियां चुरा कर खा ली। एक दिन इसने मुझे भिंडी खाते हुए देख लिया तो खेत में काम करने से मना कर दिया। लेकिन भिंडी खाने की लत की वजह से आधी रात मैंने
मदन लाल के खेत से भिंडी चोरी की तो उसने मुझे देख लिया और जान से मार डाला और कहा, मेरे पैसों का नुकसान करने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तेरे जाने का अब समय आ गया है। मरने के बाद मैंने आप सभी लोगों को भिंडी बांटी क्योंकि जानती थी आपका भी मन करता होगा भिंडी खाने का, और ये उसी को महंगा करके बाजार में बेचता था। क्या गलती थी मेरी कि बस मुझे एक भिंडी पसंद थी तो वह मैंने चुराए थे और इसने मुझे मार डाला। अब मैं इसकी भी जान ले लूंगी। जैसे ही चुड़ैल मदन लाल को मारने जाती है तभी मदन लाल गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी जान मत लो। अपनी गलतियों का एहसास हो गया मुझे। तुम बोलो तो मैं सबको फ्री भिंडी दिया करूंगा, इन सभी गरीब लोगों को। बस मुझे छोड़ दो, मैं आपसे किसी को भी महंगी सब्जी नहीं दूंगा। हाँ बेटा, छोड़ दे इसे, अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। हाँ हाँ छोड़ दो, तुम इस दरिंदे की तरह मत बनो, और जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ और इसे भी छोड़ देती हूँ। अगर इसने वादा तोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मदन सबको फ्री में और सस्ते में सब्जियाँ देता था।